हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज इफ़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू यू विल फाइंड अ वे, एल्स यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। यानी कि कोई भी चीज़ अगर आपके लिए ज़रूरी है तो आप कुछ ना कुछ उसको हासिल करने का रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन अगर आपके लिए इतनी ज़रूरी नहीं है तो आप उसको अवॉइड करने का कोई ना कोई एक्सक्यूज़ ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ऑन सैटरडे द यूनियन गवर्नमेंट इम्पोज्ड 40% ड्यूटी ऑन अनियन एक्सपोर्ट्स। यानी कि सैटरडे को यूनियन गवर्नमेंट ने, हमारे भारतीय सरकार ने क्या किया है, अनियन के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने के लिए उसके ऊपर 40% हमने ड्यूटी लगा दी, यानी टैक्स लगा दिया है। ठीक है, द ड्यूटी which will remain in place till December 31। अब ये कब तक रहेगा अवेलेबल, उसके ऊपर कब तक लगा रहेगा, 31 दिसंबर तक। is aimed at ensuring sufficient supply of onions in the domestic market। अब ये क्यों किया गया, इसका पर्पस, मुख्य उद्देश्य ये था कि डोमेस्टिक मार्केट में, हमारे घरेलू यूज़ में जो है, इसका अनियन का जो सप्लाई है वो बना रहे। यानी कि ऐसा ना हो कि हमारे पास 5 kg सप्लाई है और हमने 3 kg जो है एक्सपोर्ट कर दिया और हमें खुद ही 3 kg की ज़रूरत पड़ गई थोड़े दिन बाद। बिकॉज आपको पता है, हम सब जानते हैं एल नीनो का इफेक्ट, इंडियन ओशन डिपोल, अभी हिमाचल और बाकी जगहों पे जो बारिश की स्थिति है और जो अदर रेस्ट ऑफ इंडिया में जो सूखा पड़ा हुआ है, मतलब बारिश नहीं हो रही है, इन सब स्थिति से हमारी जो उपज है वो ख़राब हो रही है। ठीक है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो बोल रहे हैं कि उसको हमारी डोमेस्टिक मार्केट में इसकी सप्लाई बनी रहे, इसके लिए हमने ये किया है एट अ टाइम व्हेन प्राइसेस आर जस्ट अबाउट इंचिंग अपवर्ड्स। और ये फैसला ऐसे समय में आया है जब अभी तक थोड़ा सा प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हुआ है अनियन का। ठीक है, तभी सरकार ने ये फैसला ले लिया है। द एवरेज मॉडल रिटेल प्राइस ऑफ अनियंस इज करेंटली एट ₹30 कंपेयर टू ₹25 दिस टाइम लास्ट ईयर। यानी कि इस वक्त पे जो एवरेज रिटेल प्राइस चल रहा है अनियंस का वो ₹30 चल रहा है। ठीक है, और पिछले साल इन्हीं दिनों में कितना था, ₹25 था। एज पर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स डेटा, और ये किसने बताया, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, उसके डेटा के अनुसार ये आंकड़े सामने आए हैं। द लेटेस्ट एक्शन विच मे seem excessive seems to suggest that the government is concerned about onions going the way of tomatoes। बोल रहे हैं कि ये जो सरकार का फैसला है, ये कुछ लोगों को लग सकता है कि बहुत हार्श है, बहुत ज़्यादा कठोर है। ठीक है, लेकिन ये कठोर क्यों नहीं है, क्योंकि हम सरकार जो है वो ये चाहती है कि जैसे जिस तरीके से टमाटरों के भाव अचानक से 200 रुपये किलो पहुंच गए थे, वैसे अनियंस उस रास्ते पे ना चल पड़े। ठीक है, tomato prices had soared in July, retailing above ₹200 in parts of country। बोल रहे हैं टमाटरों के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ही आसमान छू रहे थे जुलाई के महीने में, और 200 रुपये के रेट पे मिल रहे थे देश के कुछ पार्ट्स में। While those prices are now hovering around ₹80। बोल रहे हैं अब तो प्राइसेस कम हो गए हैं, 80 रुपये के आसपास में मंडरा रहे हैं। They are still roughly twice higher than their year ago levels। लेकिन अभी भी ये लगभग 2 गुने हैं अपने इन्हीं दिनों के पिछले साल के कंपैरिजन में। But these aren't the only instances of government intervention in the food market in recent times। अब हमें पता है ना कि पिछले कुछ समय से हिंदुस्तान सरकार जो है और भी चीज़ों के ऊपर रोक लगाने के लिए इस तरीके के एक्शंस ले चुकी है। क्या किन किन चीज़ों के ऊपर रोक लगाई है, वीट के ऊपर, नॉन बासमती राइस के ऊपर, शुगर के ऊपर, जिसकी वजह से क्या हुआ है, बाहर के कंट्रीज़ में एक माहौल बन गया है कि स्टॉक कर लो जितना पॉसिबल हो सके। लोग वहाँ पे हमने वीडियोज़ देखे हैं सुपरमार्केट में एकदम अफरा तफरी मचे हुए कि जितना हो सके राइस, शुगर, ये चीज़ें अपने घर में स्टॉक कर लो, इंडिया से सप्लाई आने नहीं वाला, तो पता नहीं हमारे सप्लाईज कब ख़त्म हो जाएंगे। और यूक्रेन ऑलरेडी युद्ध में चल रहा है, यूक्रेन और रशिया दोनों ही बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स हैं वीट के, तो वो भी अगर युद्ध में चल रहे हैं तो खाने पीने की दिक्कत पॉसिबिलिटी है हो जाए। ठीक है,
तो ये पहला इंस्टेंस नहीं है जब भारतीय सरकार ने फूड मार्केट में इस तरीके का कदम उठाया है पिछले कुछ टाइम में, हाल फिलहाल में. इट हैज़ ऑल्सो बैंड एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट, नॉन बासमती वाइट राइस एंड शुगर. ठीक है, इन चीज़ों के एक्सपोर्ट के ऊपर तो कंप्लीट बैन लगा दिया है. एंड हैज़ इम्पोज्ड स्टॉक लिमिट्स ऑन तूर, उड़द और एंड व्हीट, और तूर दाल के ऊपर, उड़द दाल के ऊपर और व्हीट के ऊपर इन्होंने स्टॉक लिमिट्स लगाई हैं. स्टॉक लिमिट्स मतलब आप इतना ही जो है अपना स्टॉक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकते, या आपको मिनिमम इतना स्टॉक करना चाहिए, इससे कम आप स्टॉक नहीं कर सकते. तो ये स्टॉक लिमिट्स उनके ऊपर लगाई हैं. इन अर्ली अगस्त, with wheat and rice continuing to witness inflation, it also decided to offload 5 million tons of wheat and 2.5 million tons of rice from the Food Corporation of India's stocks in the open market. बोल रहे हैं जो अर्ली अगस्त में जैसे व्हीट और राइस के जो रेट्स हैं वो बढ़े, ठीक है, और वो अभी बढ़ भी रहे हैं. तो इससे क्या हुआ, इन्होंने डिसाइड करा जो हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसके आपको पता जगह जगह भंडारण है, तो वहाँ में से उन्होंने 5 मिलियन टन व्हीट जो है वो निकालने की घोषणा कर दी, और 2.5 मिलियन टन यानी कि वो निकाल के कहाँ दिया गया, हमारी मार्केट्स में, हमारे घरेलू मार्केट में उसको डाल दिया गया, जिससे कि सर्कुलेशन में वो चीज़ें भी आ जाए. The price trends seem to suggest that food inflation is now getting generalized. तो अब जो ये प्राइसेस बढ़ रहे हैं लगातार, चीज़ों के कुछ चीज़ों के बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे ये समझ में आ रहा है, ये दिख रहा है कि अब फूड इन्फ्लेशन जो है वो नॉर्मलाइज हो रहा है, यानी कि ज़्यादातर हर चीज़ के प्राइसेस बढ़ रहे हैं. Data from the National Statistical Office showed that along with higher vegetable prices, inflation in July was elevated in cereals 13.04%, pulses and products 13.27% and spices 21.63%. बोल रहे हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का जो डेटा है वो बता रहा है कि ना केवल सब्जियों के दाम बढ़े हैं, पर जुलाई महीने में सीरियल्स के, पल्सेस के, स्पाइसेस के, सब चीज़ों के दाम बढ़े हैं. एंड मिल्क एंड प्रोडक्ट्स एट 8.34%, और दूध और उससे बनी हुई चीज़ों के प्राइसेस भी जो है वो बढ़ गए हैं. It was this surging food inflation that led to the consumer price index rising to 15-month high of 7.44% in July. बोल रहे हैं अब ये जो खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, सर्च कर रही हैं, यानी इंक्रीज हो रही हैं, इसी का कारण है कि जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 15 महीनों के हाईएस्ट स्तर पर पहुंच गया है, जो कि कितना है 7.44%. और कब पहुंचा ये हाईएस्ट पर, जुलाई महीने में. ब्रीचिंग द अपर थ्रेशोल्ड ऑफ द आरबीआई's इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क. और जो आरबीआई का इन्फ्लेशन को बरकरार रखने का जो फ्रेमवर्क है कि हमने इन्फ्लेशन 6 पे रखना है, हमने इन्फ्लेशन 7 पे रखना है, उसको भी इसने तोड़ दिया है, ब्रीच कर दिया, मतलब उनके टारगेट को उसने तोड़ दिया, उससे ऊपर चला गया. वाइल द आरबीआई एक्सपेक्ट्स द करंट सर्ज इन वेजिटेबल इन्फ्लेशन टू बी टेम्पररी इन नेचर, risks to the broader food basket remains. बोल रहे हैं हालांकि आरबीआई का कहना है, उसका ये अनुमान है कि ये जो करंट सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं ये टेम्पररी हैं, यानी कि कुछ समय के लिए बढ़ेंगे, उसके बाद ठीक हो जाएंगे. हो सकता है अगस्त महीने में बढ़े, सितंबर से ठीक हो जाए, नीचे आ जाए, लेकिन जो ब्रॉडर फूड बास्केट के ऊपर रिस्क है वो अभी भी बना हुआ है. अब ब्रॉडर फूड बास्केट मतलब जो आपकी डेली कंजम्पशन की चीज़ें होती हैं, जिसमें वेजिटेबल्स आते हैं, पल्सेस आते हैं, शुगर, ठीक है, राइस, व्हीट, ये सब चीज़ें आते हैं. तो अगर सपोज करो वेजिटेबल्स के रेट तो कम हो भी गए, लेकिन पल्सेस और शुगर का रेट बढ़ गया, या फिर व्हीट और राइस का रेट बढ़ गया, तो हमारा ओवरऑल कंजम्पशन जो है, हमारी फूड बास्केट पर डे 100 पे पड़ रही थी हमें, है ना. वेजिटेबल्स के इंक्रीज के बाद में 150 पे पड़ने लग पड़ी. लेकिन अब क्या हुआ कि वेजिटेबल के तो कम हो गए, बट पल्सेस और इन बाकी चीज़ों के बढ़ गए, अब ये 200 पे पड़ रही है. तो यानी कि अभी भी हमारी ओवरऑल जो फूड बास्केट है उसके ऊपर खतरा अभी भी बना हुआ है कि बाकी चीज़ों के दाम बढ़ सकते हैं अगर वेजिटेबल्स के टेम्पररी हैं भी तो. रेनफॉल हैज़ बीन लो दिस मंथ. इस महीने रेनफॉल कम रही है. हिमाचल, हरियाणा, पंजाब को छोड़ दिया जाए तो बाकी स्टेट्स में बारिश नहीं हो रही है. देयर आर इंडिकेशंस दैट अगस्त दिस ईयर कुड बी द ड्राइएस्ट अगस्त इन रिसेंट टाइम्स. और इस बात का अनुमान भी लगाया जा रहा है कि
पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ सालों में जो आंकड़ा देखा गया उसमें से ये जो अगस्त का 2023 अगस्त का जो महीना है ये सबसे ड्राइएस्ट महीना रहेगा अगस्त का, ठीक है। यानी कि बाकी सभी अगस्त में बारिशें होती रहीं, 2022, 2021 टू 2020 सब में बारिशें होती रहीं, बट इस साल ये बारिश नहीं हुई, ड्राई हो रहा है। एंड देयर इज एन इंक्रीजिंग लाइकलीहुड ऑफ एल नीनो स्ट्रेंथनिंग इन द कमिंग मंथ, और फिर अगले महीने से एल नीनो और मजबूत होने के भी आसार हैं। दिस कुड पोटेंशियली इम्पैक्ट द अपकमिंग राबी क्रॉप, और इससे क्या होगा, जो आने वाली राबी क्रॉप है उसकी जो सोइंग है, उसकी जो हार्वेस्टिंग है उसमें परेशानी आने वाली है। Sustained high food inflation can influence household inflation expectations. अगर ये लगातार बना रहे जो हाई फूड इन्फ्लेशन है, अगर फूड में, खाने पीने की चीज़ों में महंगाई दर इसी तरीके से बनी रहे तो इससे क्या होगा, हमारा हाउस होल्ड इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। कॉम्प्लिकेटिंग मैटर्स फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और जिससे क्या होगा, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसके लिए स्थिति और ख़राब हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, बिकॉज उनको हाउस होल्ड इन्फ्लेशन को कम रखना है कि लोग यार खाने पीने में इतना ज़्यादा ना खर्च कर लें कि उनकी पूरी पूरी सैलरी चल जाए, बिकॉज बच्चों को स्कूल भेजना, उनकी पढ़ाइयाँ करवाना, बाकी फ्यूल के प्राइजेस, हर चीज़, एक ओवरऑल जो हमारा कंजम्पशन है वो इतना ना बढ़ जाए कि लोग परेशान होने लग जाए। वाइल द एमपीसी, और आपको पता है आने वाले साल में इलेक्शंस भी हैं, तो इसको देखते हुए भी सरकार बिल्कुल भी इस चीज़ पर रिस्क नहीं ले सकती। वाइल द एमपीसी मेंटेन द स्टेटस क्यो ऑन रेट्स इन इट्स अगस्त मीटिंग, बोल रहे हैं एमपीसी ने जो पहले के रेट्स थे वही बरकरार रखे अपनी अगस्त की मीटिंग में। लुकिंग थ्रू द सर्ज इन इन्फ्लेशन द गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड टू डू सो, लेकिन ये जो महंगाई दर बढ़ रही है गवर्नमेंट इसका अफोर्ड नहीं कर सकती, इतना महंगाई का बढ़ना। रीज़न बीइंग इलेक्शंस, सरकारों को तो उससे ज़्यादा और चीज़ें है ही नहीं है ना, उनको तो इलेक्शंस में अपना चाहिए ही चाहिए वोट्स। तो आफ्टर ऑल इट हैज़ एन इलेक्टोरल साइकिल टू कंटेंड विद, मतलब उसको अभी किससे मुकाबला करना है, इलेक्टोरल साइकिल से मुकाबला करना है। A series of state elections will take place towards the end of this year, यानी कि कुछ state elections हैं इस साल के अंत तक, followed by general elections next year, और अगले साल क्या है, general elections. This supply side induced inflation shock which comes after the disruption from कोविड। अब बोल रहे हैं ये जो सप्लाई साइड में, यानी कि जहाँ से प्रोडक्शन हो रही है, फिर सप्लाई हो रही है, फिर कंजम्पशन हो रही है, तो सप्लाई साइड में जो रेट्स की बढ़ोतरी हुई है, इन्फ्लेशन आया है, ये कोविड के बाद, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, और अब एल नीनो इफेक्ट की वजह से ये चीज़ें लगातार बनी हुई हैं। रिक्वायर्स डेफ्ट इकोनॉमिक मैनेजमेंट, डेफ्ट मतलब होता है बहुत चतुर तरीके से, चालाकी से, तो इसमें हमें बहुत ही चालाकी से, बहुत ही सूझबूझ से एक इकोनॉमिक मैनेजमेंट की ज़रूरत है। The focus should be more on liberalizing imports than imposing domestic trading and export control. बोल रहे हैं ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए कि हम imports में छूट दें और ज़्यादा चीज़ें import कर पाएँ, बजाय कि एक्सपोर्ट्स में या फिर डोमेस्टिक ट्रेडिंग में कुछ कंट्रोल लगाने के, ठीक है। दैट हैव लॉन्ग टर्म implications, जिसके लॉन्ग टर्म दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। Remember, this is the same government that barely 3 years ago enacted the 3 farm reform laws. अब ये बात भी ध्यान में रखो कि ये वही सरकार है जिसने 3 साल पहले लगभग नए 3 फार्म जो लॉज है वो लेकर आई थी। That has unfortunately been consigned to the dustbin of history, जो कि अब इतिहास के पन्नों में केवल एक कचरे का ढेर बनकर रह गए हैं, both in letter and in spirit, शब्दों के तौर पे भी, और इसका अर्थ, इसका जो स्पिरिट है, जो मंशा थी, वो भी इसकी कचरे में जा चुकी है, यानी कि खत्म हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, ठीक है। और ये वही सरकार है जिसने ये 3 फार्म लॉज लाए थे। तो ये हो गया पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई डिड यूनियन गवर्नमेंट इम्पोज अ 40% ड्यूटी ऑन अनियन एक्सपोर्ट्स? क्यों किया उनने 40%, क्यों लगाया उनने ड्यूटी? तो उनने 40% ड्यूटी इसलिए लगाई ताकि हमारी डोमेस्टिक मार्केट में इनकी सप्लाई बनी रहे।
टू अर्न मोर रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, ऐसा नहीं है. टू इंश्योर अनियंस हैव द सेम प्राइस एज टमेटोज, ऐसा भी नहीं है. To ensure sufficient supply of onions in the domestic market, option C is correct. Based on the given passage, which of the following statement is not true? यानी कि जो सही नहीं है स्टेटमेंट हमें वो फाइंड आउट करनी है. The government has set a 40% duty on onion exports, यहाँ तक ठीक है. To maintain a stable supply in domestic market, ये तो करेक्ट है. ठीक है. Tomato prices had reached up to rupees 200 in some regions during July, ये भी करेक्ट है. The government recently decided to release 7.5 million tons of rice from the Food Corporation of India's limit. अब जो राइस रिलीज की गई थी 5 मिलियन टन्स तो वीट रिलीज की गई थी. ठीक है. और 2.5 मिलियन टन्स जो है वो राइस रिलीज की गई थी, ना कि 7.5. तो यहाँ पे ये आंकड़ा इनकरेक्ट हो जाता है. सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. दैट henceforth the statement is correct. The Department of Consumer Affairs data mention that current average model retail price of onions is ₹30. ये भी करेक्ट है. Based on the passage, which of the following statements can be inferred about the food inflation in July? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सी बात जो है वो हम इस पैसेज से निकाल सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं. Only vegetable prices were responsible for the rise in food inflation, ऐसा नहीं है. केवल वेजिटेबल प्राइसेस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पल्सेस के, व्हीट, राइस, सब चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं. ठीक है. The consumer price index rise was solely due to inflation in cereals, ऐसा भी नहीं है. मैंने कहा ना सब चीज़ों का मिला जुला कंट्रीब्यूशन है, एक किसी के ऊपर आप ब्लेम नहीं डाल सकते. Elevated prices in several food categories contributed to rise in consumer price index, बिल्कुल करेक्ट है कि बढ़े हुए जो प्राइसेस हैं कई सारी फूड कैटेगरीज में, चाहे पल्सेस हो, सीरियल्स हो, मिल्क हो, उसके जो बने हुए प्रोडक्ट्स हो, वेजिटेबल्स हो, सबका मिला जुला कॉम्बिनेशन जो है उसकी वजह से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. According to the passage, what is suggested as a potential solution for the supply side induced inflation shock? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार जो सप्लाई साइड में इतना बड़ा इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन शॉक आया है, मतलब सप्लाई साइड में जो महंगाई दर इतनी बड़ी है, इसका पोटेंशियल सोल्यूशन क्या है. तो उन्होंने बोला कि एक्सपोर्ट के ऊपर, डोमेस्टिक ट्रेडिंग के ऊपर कंट्रोल लगाने की बजाय आप इंपोर्ट्स को लिबरलाइज करो, यही इसका पोटेंशियल सोल्यूशन उन्होंने बताया. ठीक है. तो ए, मेंटेनिंग द स्टेटस क्यू ऑन रेट्स, ये तो इस महीने की मीटिंग में जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने ऑलरेडी इम्पोज कर दिया है, तो ये तो इनकरेक्ट है. फोकसिंग ऑन डोमेस्टिक ट्रेडिंग एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, ये भी इनकरेक्ट है. लिबरलाइजिंग इम्पोर्ट्स, यानी कि उनमें और छूट दो, इम्पोर्ट्स में और छूट दो, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. The tone of the passage regarding the statement, the price trend seemed to suggest that food inflation is now getting generalized, can best be described as, बोल रहे हैं ये कहना कि अब जो खाने पीने की चीज़ों में जो महंगाई बढ़ रही है वो ऐसा लग रहा है कि अब सामान्य हो जाएगी, यानी कि आम बात हो जाएगी. अब लगभग हर चीज़ के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. तो क्या ये स्टेटमेंट कौन सा एक इमोशन, कौन सा एक टोन बताती है? तो ऑब्वियस सी बात है ये चिंता की बात ही है, खुशी की बात तो है नहीं. इनडिफरेंट यानी कि किसी इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी बात तो है नहीं. अगर खाने पीने की चीज़ों की महंगाई बढ़ेगी तो आप मम्मा को देखना कि पहले अगर कोई चीज़ 1 kg लगा रहे होंगे, वो अपना जब घर का बजट बनाते हैं या राशनिंग का लिस्ट बनाते हैं तो 1 kg बनाएंगे, अब वो ½ kg यूटिलाइज करेंगे उस चीज़ को. वो बोलेंगे यार थोड़ा थोड़ा करके खा लेंगे, कम बना लेंगे दाल वगैरह, बट महंगाई, हमने बजट, आउट ऑफ बजट तो नहीं जाना. पहले अगर 5,000 खर्च होता था तो अगर हम वही 5,000 ही, क्योंकि हमारी सैलरीज तो उस अकॉर्डिंग नहीं बढ़ी हैं, तो हमने वही 5,000 कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे इस राशनिंग के लिए. ठीक है. तो उस 5,000 के अकॉर्डिंग ही हम ना बजट बनाएंगे. अगर हो सके तो 5 का 5.5 हो जाए, 6 हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इससे आउट ऑफ बजट नहीं जा सकते, बिकॉज हमें अदर चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी. तो इनडिफरेंट तो है नहीं कि जिससे फ़र्क ना पड़े. ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव कोई चीज़ है नहीं, पॉजिटिव कोई खबर है नहीं. महंगाई दर बढ़ना कहाँ की पॉजिटिव बात है, नहीं है ना. अलार्म्ड, चिंता की बात है, चिंताजनक कोई बात है, ऑब्वियस सी बात है. महंगाई का बढ़ना जो है वो चिंता की ही बात है.
आप अपने पापा से पूछिए, मम्मा से पूछिए, सारा बजट हिल जाएगा। जो लोग बाहर बैठ के तैयारी कर रहे हैं उनको पता है रेंट देना है, खाना खाना है, बिजली का बिल देना है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एकदम से पड़ जाएंगी किसके ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, या आप अगर खुद अर्न करके खुद कमा के खुद एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो आपके ऊपर पड़ जाएंगी, है ना। तो आप क्या करेंगे, जहाँ अब टमाटोज़ की बात ले लो, जहाँ 1 kg अगर घर में आ जाते थे हफ्ते में, तो अब क्या किया लोगों ने, ½ kg यूज़ किया। जो पल्सेस या जो सीरियल्स बन सकते हैं बिना इनके, उनमें टमाटर बिना ही काम चला रहे हैं, राइट। सो दैट इज अलार्म्ड। सेलिब्रेटरी, खुशी की भी कोई बात नहीं है। ऑप्शन सी अलार्म्ड इज करेक्ट। अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लोगों से नफरत करता है और उनसे बातचीत करने से भी बचता है, ठीक है। तो ये हमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट करके बताना है। जो पहला वर्ड है हमारा वो है मैसोचिस्ट। मैसोचिस्ट मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको खुद को पीड़ा देना अच्छा लगता है, खुद को तकलीफ देना अच्छा लगता है। तो मैसोचिस्ट तो ये नहीं बना, इनकरेक्ट है। परवर्ट, परवर्ट वो व्यक्ति होता है जो एक स्टैंडर्ड या समाज में रहने का जो बिहेवियर होता है, स्पेशली सेक्सुअल बिहेवियर जो होता है समाज में रहने का, उसके विपरीत चलता है। यानी कि परवर्ट वो लोग होते हैं जो ऑपोजिट सेक्स को अच्छी नज़र से नहीं देखते, कुछ गलत हरकतें करते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है परवर्ट। हर्मिट, हर्मिट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो संन्यास ले चुका होता है, यानी कि सन्यासी को बोला जाता है हर्मिट। और मिसैंथ्रोपे, मिसैंथ्रोपे मतलब वैसा व्यक्ति जो कि क्या करता हो, जो कि हेट करता हो या दूसरे लोगों पे विश्वास नहीं करता हो, उनको अवॉइड करता हो। सो ऑप्शन डी मिसैंथ्रोपे इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हु स्टोल माई टिकट्स, तो मेरी टिकट्स किसने चुराई हैं। अब इसको पैसिव वॉइस में बदलना है तो क्या हो जाएगा, बाय हुम वर माई टिकट्स स्टोलन, ठीक है। क्या हो जाएगा, बाय हुम वर माई टिकट्स स्टोलन। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं। माई टिकट्स वर स्टोलन बाय हुम, वॉज स्टोलन बाय हुम। टिकट्स हैं, पहली बात तो वर्ब भी चेंज हो जाएगा, प्लूरल आएगा, ठीक है, वॉज नहीं आएगा। टिकट्स प्लूरल हैं तो वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल, तो ये इनकरेक्ट हो गया। माई टिकट्स गॉट स्टोलन बाय हुम, टिकट्स चोरी हो गई, तो बाय हुम नहीं आएगा, वो बता रहे हैं मेरी टिकट्स चोरी हो गई, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट है। बाय हुम वर माई टिकट्स स्टोलन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द ग्रेजुअल डैश इन द एक्सपेंडिचर्स मेड देम टेंस्ड, तो बोल रहे हैं एक वर्ड दिया है ब्रैकेट में, कर्टेल, ठीक है। कर्टेल वर्ड का हमें एंटोनिम यहाँ पे यूज करना है, ठीक है, और ऑप्शंस दिए हैं कुछ। तो सबसे पहला वर्ड आ जाता है इंडेंट। इंडेंट का मतलब होता है कि कुछ मार्जिन से थोड़ा सा दूरी पर रखना, यानी कि जो एकदम मार्जिन लाइन है, बेस लाइन है, अगर मार्जिन जैसे हमारे एग्जाम का स्कोर होता है कि 33 पासिंग मार्क्स हैं, तो हम बोलते हैं ना कि उसका पासिंग मार्क्स मतलब एकदम मार्जिन पे पास हुआ है। अगर उसके 36 या 37 किसी व्यक्ति के नंबर आए तो बोल रहे हैं एकदम मार्जिन पे पास हुआ है, तो वो क्या है, मार्जिन से थोड़ा सा दूर रखना। इनेट, इनेट का मतलब होता है इनबॉर्न, नेचुरल, इनहेरिटेड। इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ाना। इंसिनुएट का मतलब होता है इम्प्लाई करना, संकेत करना। तो अब देखो कर्टेल का मतलब होता है रिड्यूस करना, अब ऑपोजिट क्या होगा, इंक्रीज होना, बढ़ाना, तो ऑप्शन सी इंक्रीज इज करेक्ट। अब स्टेटमेंट क्या बन रहा है, जो ग्रेजुअल बढ़ोतरी हो रही है एक्सपेंडिचर्स में, इसकी वजह से वो परेशान है, टेंस्ड है, तो ऑप्शन सी इंक्रीज इज करेक्ट। कोलकाता जाधवपुर यूनिवर्सिटी इज अ डिस्टर्बिंग, बोल रहे हैं कुछ हादसा, कुछ इंसिडेंट हुआ है कोलकाता की जाधवपुर यूनिवर्सिटी में जो कि बड़ा ही डिस्टर्बिंग है, घृणित है, ठीक है। द डेथ ऑफ अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इन, अब फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की डेथ हुई है। वेकअप कॉल, द स्कर्च ऑफ रेजिंग स्टिल एग्जिस्ट इन, बोल रहे हैं ये वेकअप कॉल है, ये हमारे लिए एक ऐसी घड़ी है कि अब हमें इसके ऊपर कड़ा फैसला कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्कर्ज है, स्कर्ज यानी कि ये जो परेशानी है, कॉज है रैगिंग का, वो अभी भी बना हुआ है। यानी कि रैगिंग एक कुरूप जो हमारे कॉलेजेस सिस्टम में एक कुरूप रियलिटी है, वो अभी भी बनी हुई है। हालांकि उसको इतने सारे उसके लिए हमने लॉज बनाए हैं, एक्शंस लिए जाते हैं, बट स्टिल वो अभी भी इसका प्रचलन चल रहा है। ऑल इट्स हॉरिफिक फॉर्म, अपनी सबसे खतरनाक फॉर्म में अभी भी मौजूद है। तो बोल रहे हैं द डेथ
ऑफ अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, ठीक है, ये फर्स्ट हो जाएगा कि एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की डेथ हुई, कहाँ हुई, इन कोलकाता जाधवपुर यूनिवर्सिटी, वहां पे हुई। और बोल रहे कि ये बहुत ही डिस्टर्बिंग वेकअप कॉल है हमारे लिए, जो कि क्या बताती है, वो ये बताती है कि जो रैगिंग की गंदी एक सोच है, एक रैगिंग का गंदा एक प्रचलन है, वो अभी भी बरकरार है अपने सभी गलत तरीकों से, यानी कि वो अपने हर एक गलत फॉर्म में अभी भी यहाँ पे बना हुआ है, राइट। तो ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। तो हमारा जो स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है वो द डेथ से स्टार्ट हो रहा है, अब ये हो रहा है कोलकाता से, इनकरेक्ट हो गया। ऑल इट्स हॉरिफिक फॉर्म, ये भी इनकरेक्ट हो गया। डी कोलकाता जाधवपुर यूनिवर्सिटी, ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो सी बच गया, द डेथ ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स इन कोलकाता जाधवपुर यूनिवर्सिटी इज अ डिस्टर्बिंग वेकअप कॉल, द स्कर्ज ऑफ रैगिंग स्टिल एग्जिस्ट इन ऑल इट्स हॉरिफिक फॉर्म। ऑप्शन सी इज करेक्ट। When it comes to the new project, he always tries to pass the buck to someone else. pass the buck का मतलब होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे देना, ठीक है। तो बोले जब भी नया कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, उसको नए प्रोजेक्ट में लिया जाता है, तो वो क्या करता है, ये जिम्मेदारी किसी और को दे देता है। A option है to take full responsibility, incorrect. To seek advice, incorrect. To transfer responsibility, option C is correct. अब यहाँ पे 1 और 2 जो है करेक्ट पोजीशन पे है, बीच में A B C D को हमने रीअरेंज करना है। सलमान खान फ्लरिश्ड इवन एट द पीक ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 2008। बोल रहे हैं सलमान खान जो है उन्होंने 2008 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस था उस दौरान में भी बहुत ज्यादा इनकम सोर्स अर्न करा, बहुत ज्यादा उन्हें फ्लरिश करा, यानी कि वो बहुत ज्यादा विख्यात हुए। Khan's not-for-profit enterprise is funded by the likes of Gates Foundation, Google and Elon Musk. बोल रहे हैं खान की जो नॉट फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइज है उसको फंड कहाँ से मिलते हैं, उसको उन्हीं की तरीके की फर्म से फंड मिलते हैं, जैसे कि गेट फाउंडेशन, गूगल, एलन मस्क, इन लोगों से उनको फंड्स मिलते हैं। It has gone from strength to strength since then. जब से वो 2008 का जो बात हुई है उसके बाद से वो हर कदम और ही ज्यादा मजबूत हुए हैं। Since then की बात हो गई ना, तो then एक हमने टाइम पीरियड कहाँ से जानकारी दी है, टाइम पीरियड की टाइम फ्रेम की 2008 यहाँ पे, तो यानी कि उसके इमीडिएट बाद में कौन सा स्टेटमेंट आएगा, बी स्टेटमेंट, कि तब से लेके अब तक ये लगातार बढ़ ही रहा है। Today, the Academy has 130 million learners from across the world, ranging from school goers to graduate level learners. हम इससे एक चीज समझ गए कि ये जो फिल्म स्टार सलमान खान है उनकी बात नहीं हो रही है, ये कोई दूसरे सलमान खान है जिनकी बात हो रही है, जो कि एकेडमिक्स में है, यानी कि पढ़ाने के, टीचिंग के प्रोफेशन में है, ठीक है। बोल रहे हैं द अकेडमी हैज 130, इसके 130 मिलियन लर्नर्स हैं इसके साथ जुड़े हुए, इसके साथ एसोसिएटेड, और ये जो 130 मिलियन लर्नर्स हैं ये इनकी रेंज बहुत वाइड है, यानी कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ ग्रेजुएट लेवल के लर्नर्स भी हैं, यानी कि 130 मिलियन लर्नर्स में आप सिंपली ये नहीं कह सकते कि केवल ग्रेजुएट लर्नर्स हैं या सिर्फ स्कूल वाले बच्चों के लिए एकेडमी काम कर रही है, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। द खान्स अकेडमी ऑनलाइन एजुकेशन वीडियोज अट्रैक्टेड थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स दैट ईयर। अब यहाँ पे भी दैट ईयर की बात की जा रही है, तो बोल रहे हैं कि दैट ईयर कौन सा ईयर हो गया, 2008। बोल रहे हैं खान अकेडमी का जो ऑनलाइन एजुकेशन वीडियोज हैं उनमें तब से लेके हर बार थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स को अपनी तरफ खींचा है, अट्रैक्ट करा है। सच इज द enduring पॉपुलरिटी ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। और ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है इसकी जो बढ़ती पॉपुलैरिटी है वो इस तरीके की है, यानी कि इस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हैं, लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, वो बढ़ रहे हैं। तो हम समझ पा रहे हैं कि सबसे पहला स्टेटमेंट जो है हमारा सलमान खान वाला, उसके इमीडिएट बाद में कौन सा स्टेटमेंट आएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें दैट ईयर का मेंशन किया गया है। दैट ईयर यानी कौन सा ईयर, 2008, ठीक है। इसके बाद में 2008 के बारे में बात करें कि वो हर बार क्या है, थाउजेंड्स बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे थे, उनकी वीडियोस इतने अच्छे थे कि वो लोग इतना अट्रैक्ट कर पा रहे थे। फिर साथ में क्या होता है, साथ में वो बोलते हैं कि तब से ये हर कदम मजबूत ही हुआ है, यानी कि डी हमारा फर्स्ट हो जाएगा, बी हमारा सेकंड हो जाएगा। हर कदम मजबूत हुआ है। अब देखो डी से दो ऑप्शंस हैं, बी डी बी ए सी और डी बी सी ए, ठीक है। तो अब हमें ए और सी का मैं पता लगाना है कि पहले कौन सा आएगा। तो सी में बोल रहा है कि आज के दिन में ये एकेडमी जो है वो कितना ज्यादा कमा रही है, उसमें इतने सारे मतलब दुनिया में
उसकी रेंज जो है वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट से लेके ग्रेजुएट लेवल तक है। 130 मिलियन लर्नर्स उसके साथ जुड़े हुए हैं। अब उसी में ये पहले बता रहे हैं कि इनकी जो एंटरप्राइज है वो कैसी है, वो नॉट फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइज है। यानी कि पहले ए स्टेटमेंट आएगा, तो थर्ड पार्ट हमारा क्या होगा, ए स्टेटमेंट, जो बोल रहा है कि ये एंटरप्राइज जो है नॉट फॉर प्रॉफिट है और इसको जो फंड्स आते हैं वो गेट्स फाउंडेशन, गूगल और एलन मस्क इन जैसे लोगों से द्वारा आते हैं। ठीक है, और लास्ट हमारा पॉइंट हो जाएगा सी, कि 130 मिलियन इसके साथ में जुड़े हुए हैं और इसी को आगे कंपनी करता है कि ये पॉपुलैरिटी है ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म की। ठीक है, तो हमारा अरेंजमेंट बन गया डी बी सी, डी बी ए सी। ठीक है, डी बी ए सी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। The ICDS targets children aged 0 to 6 years, pregnant women and lactating mothers, addresses non-formal preschool education and breaks the cycle of malnutrition, morbidity and mortality। बोल रहे हैं जो ICDS है वो 0 से 6 साल के बच्चों को टारगेट करता है, प्रेग्नेंट महिलाओं को, लैक्टेटिंग यानी कि दूध पिलाने वाली माओं को टारगेट करता है, और क्या करता है, नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन की जो समस्याएं हैं उनसे ये जूझता है, उनसे लड़ता है। एंड ब्रेक साइकिल ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टैलिटी, यानी कि माल न्यूट्रिशन, बच्चों में जो न्यूट्रिशन की कमी होती है, मॉर्बिडिटी होती है, बच्चों की जो मृत्यु दर होती है, इन सब चीज़ों की जो साइकिल है उसको ब्रेक करता है। India must strengthen its existing social sector schemes such as the Integrated Child Development Services ICDS to tackle this। बोल रहे हैं इंडिया को अपनी जो सोशल सेक्टर की जो स्कीम्स है उनको और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे जैसे कि हमारी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है, इससे जूझने के लिए। अब यहाँ पे ICDS और यहाँ पे ICDS का फुल एक्सप्लेनेशन है, तो हम समझ पा रहे हैं कि P जो है वो हमेशा Q के बाद आएगा। ठीक है, Q पहले आएगा, P बाद में आएगा। अब इस स्टेटमेंट को देखो, Q बाद में आ रहा है, इस ऑप्शन को देखो, Q बाद में आ रहा है। ठीक है, और इसमें देखो Q बाद में आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमें पता चल गया कि ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। हमारा ऑप्शन 1 पे आके सिमट गया सी, हमारा सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इट इज ट्रू दैट इंडियाज हाई प्रिवेलेंस ऑफ स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड अनीमिया continues to pose public health risk for children and women। बोल रहे हैं ये बात सच है कि इंडिया में जो स्टंटिंग, वेस्टिंग और एनीमिया की जो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ोतरी है। स्टंटिंग और वेस्टिंग जो है वो बच्चों के अंदर में एक टर्म है, मेडिकल टर्म है, जिसका मतलब है स्टंटिंग मतलब है कि बच्चे अपनी उम्र के अकॉर्डिंग हाइट नहीं पकड़ पाते, और वेस्टिंग का मतलब है ये शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होते हैं, जिसमें थोड़े समय के लिए उनको न्यूट्रिशन की कमी होती है या न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाता है, उस वजह से उनमें जो हेल्थ इश्यूज होते हैं। और अनीमिया ऑब्वियस सी बात है, आयरन की कमी खून में। तो ये सब चीज़ें जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा है लोगों के अंदर, टू पोज पब्लिक हेल्थ रिस्क, और इससे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए पब्लिक हेल्थ रिस्क जो है और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। Notwithstanding contention regarding the assessment methods of various global surveys, बोल रहे हैं जो अलग अलग ग्लोबल सर्वेज होते हैं उनके जो भी असेसमेंट का तरीका होता है उसके अगर हम जूझते हैं, उससे लड़ते हैं कि आपका ये तरीका सही नहीं है, ये गलत है, तो अगर हम उससे लड़ाई ना भी करें, उसको बरकरार भी, उसको मान भी लें तो भी, या फिर उससे लड़ाई करें तो भी, ये बात बिल्कुल सच है। क्या बात सच है? कि यहाँ पे स्टंटिंग, वेस्टिंग और एनीमिया की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इंडिया में। तो हमारा पता चल गया कि एस जो स्टेटमेंट है वो इसका बेसिक बता रहा है कि ग्लोबल सर्वेज जो हो रहे हैं वेरियस हेल्थ इश्यूज के ऊपर, उनके बारे में बात करें। सेकेंड पॉइंट हमारा आ गया आर, थर्ड पॉइंट आ गया हमारा क्यू, जो कि हमें पता है कि पहले क्यू आएगा। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट आ गया पी। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट ऑप्शन सी इज करेक्ट, SRQP। The spectre of an unbridged divide between the Meiteis on the one hand and the Kuki, Shin, Mizo, Zomi, Naga tribes on the other is now all too evident। अब हम समझ पा रहे हैं कि मणिपुर में होने वाला जो वायलेंस है उसके ऊपर बात हो रही है। ठीक है, तो उसके ऊपर बात करते करते ये कह रहे हैं कि ये जो बुरा इसकी पिक्चर है, घोस्ट है, किसका
जो मैतीज और कुकीशिन, मिजो, जोमी, नागा ट्राइब्स के बीच में जो डिवाइड है, उनके बीच में जो मतभेद है, इसकी जो झलकियां हैं वो अब सबके सामने आ गई हैं। अब हमें ये नहीं है कि हम उससे अनभिज्ञ नहीं रह गए हैं, ठीक है। ऑल टू एविडेंट एंड एनी रेजोल्यूशन विल डिमांड utmost सेंसिटिव हैंडलिंग। और अगर हमें इसके अंदर कोई भी नतीजे पर पहुंचना है, रेजोल्यूशन लेकर आना है, इसको सुलझाना है, तो इसके लिए हमें ज़रूरत है कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिविटी से इस मसले को हैंडल किया जाए। ये नहीं कि जोश जोश में हमने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे दी जिससे कि और ज़्यादा ये चीज़ें जो है एजिटेट हो जाएं। द ethnic divide and violence seems to suggest that little has changed in the northeast, notwithstanding the many developments in place। बोल रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे एथनिक डिवाइड नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ में अभी भी एथनिक डिवाइड, यानी कि जो ऐतिहासिक तौर पे वहाँ पे जो कास्ट सिस्टम या फिर डिवाइड रहता है लोगों के बीच में कि ये इस जाति का है, ये उस जाति का है, हमने इसके साथ में नहीं बोलना, ये लोग हमारा जो है अपॉर्चुनिटीज़ छीन रहे हैं, ये जो है वो अभी भी प्रिवेलेंट है और इसकी वजह से वहाँ पे वायलेंस भी आम बात है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये अभी भी बरकरार है नॉर्थ ईस्ट में, और किसकी वजह बहुत सारे डेवलपमेंट्स होने के बावजूद भी ये अभी भी बना हुआ है। Violence in Manipur, which has gone on for over a month now, claimed well over 100 lives and displaced thousands more। बोल रहे हैं मणिपुर में जो वायलेंस चल रहा है वो उसको अब लगभग 1 महीने से भी ऊपर हो गया है, और जिसमें 100 से भी ज़्यादा जाने जा चुकी हैं और हज़ारों लोगों को अपनी जगहें, अपने घर छोड़ के जाना पड़ चुका है। And has opened many raw wounds that most people had hoped belonged to bygone era। बोल रहे हैं और कई घाव उनने खुरेद दिए हैं, कई जख्म उनने खुरेद दिए हैं जो कि उम्मीद की जा रही थी कि बीते हुए कल के साथ में अब जा चुके हैं, वैसे जख्म उनने खुरेद दिए हैं। Thus the healing process is likely to be a long drawn out one। इसीलिए अब क्योंकि ये जख्म दोबारा खुरेदे गए हैं तो हमारे को समझ में आ रहा है कि जो हीलिंग प्रोसेस है, यानी कि इसको सुलझाने का जो समय है वो बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट जो है यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाता है वो आर हो जाता है, जहाँ पे ये पैसेज की शुरुआत होती है कि हम मणिपुर में वायलेंस की बात कर रहे हैं जिसने कच्चे घाव दोबारा खरीद दिए हैं। अब कौन से कच्चे घाव कि जो यहाँ पे डिवाइड है मैतीज और कुकीशिन, मिजो, जोमी, नागा ट्राइब्स के बीच में, वो अभी भी बरकरार है, वो स्टिल अभी भी बना हुआ है और ये मसला बहुत सेंसिटिवली हैंडल हमें करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया क्यों पॉइंट बोल रहा है कि इससे जो क्या वहाँ पे इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी एथनिक डिवाइड और वायलेंस अभी भी बना हुआ है, इसीलिए इतना सब करने के बाद भी बना हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे जो हीलिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाली है। तो ये हो गया 4। तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है RPQS। RPQS ऑप्शन ए इज करेक्ट। If an elected government cannot legislate, it could lead to a breakdown of parliamentary democracy। बोल रहे हैं अगर कोई चुनी हुई सरकार कानून नहीं बना पाती है तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ये एक अंतिम शोर हो सकता है, अंतिम क्षण हो सकता है, वो टूट सकती है। Recently, issues have arisen in various states between chief ministers and governors with regard to the passing of bills। बोल रहे हैं अभी क्या हो रहा है, कई सारी स्टेट गवर्नर्स का उनके स्टेट के सीएम्स के साथ में मतभेद चल रहा है, क्योंकि गवर्नर्स जो हैं वो स्टेट जो गवर्नमेंट्स हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं गवर्नर्स के ऊपर कि वो ज़रूरत से ज़्यादा टाइम बिल को पास करने के लिए लगा रहे हैं। आपको पता है कि अगर लेजिस्लेचर से, दोनों ही संसदों से, दलों से बिल पास हो जाता है तो वो अगर स्टेट है तो उसमें गवर्नर के पास जाता है अप्रूवल के लिए, फाइनल वर्डिक्ट के लिए, और अगर बात कर रहे हैं कंट्री की तो प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो उनको अब ये है कि कानून में कोई भी एक फिक्स टाइम फ्रेम नहीं है कि आपको इतने दिन के अंदर बिल पास करके या रिजेक्ट करके भेजना ही भेजना है, ऐसा कोई कानून नहीं है। लेकिन 3 बार से ज़्यादा आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते, ये प्रावधान ज़रूर है, ठीक है। वो भी 3rd टाइम आपको उसको साइन करना ही पड़ेगा। अगर 2 बार आपने उसमें चेंजेस बता दिए, वो चेंजेस कर दिए गए, तो आपको 3rd टाइम उसको अप्रूव करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये प्रावधान है, बट कितना टाइम लगेगा इस प्रोसेस में ये प्रावधान नहीं है। तो गवर्नर्स क्या है, इनडेफिनिट टाइम तक उसको रोक के रख रहे हैं, अनिश्चित काल तक रोक के रख रहे हैं, जिसकी वजह से सरकारें जो है कानून बनाने में असफल हो रही हैं।
दिस इज अ ट्रिकी सिचुएशन फॉर अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। बोल रहे हैं ये बड़ी ही पेचीदा एक सिचुएशन है, बड़ी ही पेचीदा एक समस्या है किसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए, वेयर द पीपल इलेक्ट अ गवर्नमेंट टू एनेक्ट लॉज विच रिफ्लेक्ट देयर विल। बोल रहे हैं जहाँ पे लोग जो हैं वो सरकार चुनते हैं जिससे कि वो सरकारें जो हैं उनके हितों में कानून बना सकें जो कि उनकी लोगों की मंशा जाहिर करते हैं कि हाँ इसमें हमारी सहमति है, ये जो कानून बना रहे हैं हमारे लिए बना रहे हैं और हमारी इसमें सहमति क्योंकि हमारी चुनी हुई सरकार है। Chief ministers feel that governors have not acted for an unduly long period of time on bills presented for their essence। बोल रहे हैं चीफ मिनिस्टर्स का ये कहना है कि गवर्नर्स ने बहुत लंबे समय तक उन बिल्स के ऊपर काम नहीं किया या उन बिल्स के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जो कि उनके लिए उनके फाइनल अप्रूवल के लिए उनके सामने रखे गए थे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो हो गया जहां पे बोला गया कि रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर्स के बीच में मतभेद हो रहे हैं बिल्स को लेके। ठीक है, अब क्या है एक्चुअल मुद्दा? एक्चुअल मुद्दा है कि चीफ मिनिस्टर्स बोल रहे हैं कि गवर्नर जरूरत से ज्यादा टाइम लगा रहे हैं बिल को पास करने में। ठीक है, ये हो गया। थर्ड पॉइंट हो गया कि ये बहुत ही पेचीदा समस्या है एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्योंकि लोगों ने सरकारों को चुना है और वो चाहते हैं कि सरकारें हमारे लिए कानून बनाए, ये जो भी वो कानून बनाएंगे उसमें हमारी स्वीकृति होगी। और अगर एक कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट अपना कोई कानून नहीं बना पाती है तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है, उसका खात्मा हो रहा है। ठीक है, ये इससे समझ में आता है। तो फर्स्ट हमारा QSRP option C is correct. To unlock the full potential of India's future, we have to prioritize health and nutrition of its adolescent girls। बोल रहे हैं हिंदुस्तान में अगर हमने पूरी पोटेंशियल से काम करना है, हमारा फ्यूचर जो है, आने वाला भविष्य जो है वो पूरी पोटेंशियल से हमें उसको अनलॉक करना है, तो हमें एडोलसेंट यानी कि जो 15 से साल की लड़कियां, 12 साल की लड़कियां से 20, 21, 25 साल की लड़कियां होती हैं, इनको हमने क्या करना है, इनकी हेल्थ और न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान रखना है, उसको प्रायोरिटाइज करना है। The country beholds a colossal opportunity to add to its nation's demographic dividend। बोल रहे हैं कि हमारे देश के पास में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड में इन्वेस्ट करें। कैसे? बाय इन्वेस्टिंग इन न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस इन एडोलसेंट गर्ल्स। क्या करें कि इन एडोलसेंट गर्ल्स के हम न्यूट्रिशंस का ध्यान रखें जिसकी वजह से हमारे देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड में और ज़्यादा भागीदारी आएगी। Furthermore, adolescent health is a significant indicator of women's labor force participation in India in long term। बोल रहे हैं अगर हमने adolescent age में इन लड़कियों को अच्छा प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया तो क्या होगा कि हमारे विमेन जो फोर्स है, लेबर में विमेन की भागीदारी है, वर्क फोर्स में विमेन की भागीदारी है, वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी रहेगी। एज बेटर न्यूट्रिशन इम्प्रूव एवरी यंग गर्ल्स प्रोस्पेक्ट टू पार्टिसिपेट इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। क्योंकि अगर अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो और ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में। एडोलसेंस इज अ पिवटल पीरियड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बोल रहे हैं ये जो यंग एज है वो ऐसी एज है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। कॉग्निटिव मतलब सोचने समझने की शक्ति को डेवलप करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एज है। Therefore, improving access to nutrition during this second window of opportunity of growth compensates for any nutrient deficiencies acquired during early developmental stages in girl child। बोल रहे हैं इसलिए इस दौरान में, एडोलसेंस के दौरान में अगर हम उनको सही न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हैं तो ये एक हमारे सेकेंड विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि दूसरा मौका है हमारे हाथ में, किसका? ग्रोथ का। उस ग्रोथ का जो हो सकता है किन्हीं भी कारणवश अर्ली डेवलपमेंट के जो एजेस हैं किसी भी बच्चे में उस दौरान पे उनको प्रॉपरली नहीं मिल पाई हो तो उसको हम इस दौरान में कवर अप कर सकते हैं। अब आपको पता है हिंदुस्तान में कई ऐसे परिवार हैं आज के डेट में भी
जो लड़कियां नहीं चाहते, बेटियां नहीं चाहते, और बेटियां होने पर उनको इतना प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दिया जाता कि क्या करेगी ये करके, इसको घर का काम सिखाओ, इसको ये सिखाओ वो सिखाओ, पढ़ लिख के क्या करेगी, इसने किसी और के घर जाना है, हमारे ऊपर बर्डन है, पैसा इसकी शादी में इन्वेस्ट करो, उसके लिए सेव करो, इनकी पढ़ाइयों में लगाने से बेटर अगले घर वालों ने पता नहीं काम करवाना है, जॉब करवानी है, नहीं करवानी है, ठीक है। ये जो मेंटालिटी है ये बनी हुई है लोगों के अंदर। और अगर हम ज़्यादा रूरल साइड में जाएंगे तो वहाँ पे लोग आज भी बेटियों को एक बर्डन के तौर पे देखते हैं। तो उस दौरान में क्या होता है कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, क्योंकि क्या किया जाता है, आप कई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि दादी ने बादाम भिगोए हैं, पोते को दे दिए, पोती के बजाय पोती को नहीं दिए। कोई घर में अगर नहीं हालात ठीक है, एग कहीं से आया है तो वो पोते को दिया जा रहा है पोती के बजाय। तो ये क्या है, बच्चों में भेदभाव की वजह से बच्चियों को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाता, और उस वजह से उनका इतना भागीदारी नहीं हो पाती हमारी वर्क फोर्स के अंदर। उसी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे ये तरीका बताया गया कि अगर बचपन में उनको नहीं मिल पाया, जब छोटे थे तब नहीं मिल पाया, तो अब दो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट हो गया पी, जहां पे बोल रहे हैं कि अगर हमने पूरा अपना फ्यूचर पोटेंशियल अनलॉक करना है तो हमें बच्चियों की हेल्थ और न्यूट्रिशन को प्रायोरिटी देनी होगी। सेकंड पॉइंट हो गया कि एडोलसेंस जो है वो पिवटल एज होती है, काफी महत्वपूर्ण एज होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, और यही हमारे लिए एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर हमने यंग एज में उनको न्यूट्रिशन नहीं दे पाए हैं तो इस एज में दें, जो कि ओवरकम कर लेगा उस चीज को, ठीक है। आर हो गया कि फर्दर मोर एडोलसेंट के हेल्थ इश्यूज बता रहे हैं, हेल्थ सिग्निफिकेंस बता रहे हैं कि लड़कियों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर वो हमारे वर्क फोर्स का हिस्सा बन सकती हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ये हो गया थर्ड। और फोर्थ हो गया कि इसलिए कंट्री के पास में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो हमारे नेशनल डेमोग्राफिक डिविडेंड को बढ़ा सकें बाय इन्वेस्टिंग इन न्यूट्रिशन ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स, ठीक है। अब आपको ये चीज़ भी हमने एडवर्टाइजमेंट्स में भारतीय सरकार के पढ़ी होंगी कि एक महिला, एक माँ जो है, घर की एक गृहिणी जो है, वो अपने घर के 4 मेंबर्स को, अगर वो एजुकेटेड है तो अपने घर के 4 मेंबर्स को एजुकेट कर सकती है। वहीं अगर वो अनएजुकेटेड है तो वो उनकी मेंटालिटी को और 75 साल पीछे भी ले जाने की काबिलियत रख सकती है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स एक्चुअल में काम करते हैं। अगर महिला पढ़ी लिखी है तो उसका एक अधिकार बन जाता है कि वो बातचीत कर सकती है, वो समझ सकती है चीज़ों को। बट अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो उसकी मेंटालिटी वहीं ये नज़र लग गई है, ये फलाना हो गया है, ये धागा बांध दो, वो धागा बांध दो, इन सब चीज़ों में उलझी रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा अरेंजमेंट बन गया PSRQ। PSRQ option B is correct. The comics, both books and series published in newspapers, once took the older generations, especially children and students, by storm. बोल रहे हैं जो कॉमिक्स पब्लिश होती थी न्यूज़पेपर में, आपको याद है ना, एक पेज आता था जिसमें बहुत सारे अलग अलग वो एक सेक्शन होता था लंबा सा, और उसके अंदर बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स का अलग अलग डायलॉग्स होते थे और वो कंप्लीट होती थी एक सीरीज के दौरान, इनके हर दिन कुछ ना कुछ नया उसमें ऐड होता था। तो बोल रहे ये जो कॉमिक सीरीज थी इसने बच्चों को और स्टूडेंट्स को एकदम से बाय स्टॉर्म वो ले गई, यानी कि उसको अपनी तरफ ऐसे खींच लिया कि बस एक आंधी आई और उनको अपने अंदर डुबो ले गई। बट दे आर फास्ट ऑन द वेन, लेकिन अब वो बहुत तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। नीडलेस टू से, नॉट अ सिंगल मॉर्निंग वुड प्लेजेंटली पास विदाउट रीडिंग देम। होता ही है, बच्चे क्या करते थे, बच्चे पेपर ले लेते थे, न्यूज़पेपर, और कुछ नहीं देखेंगे, जाके उसी पेज को खंगालेंगे और वो सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो बोल रहे इसके बात को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हर सिंगल मॉर्निंग बच्चों का उस सेक्शन को पढ़े बिना नहीं गुजरता था। चिल्ड्रन ऑफ पास्ट इंक्लूडिंग मी वर फॉन्ड ऑफ रीडिंग द कॉमिक्स पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। बोल रहे हैं जो पहले के बच्चे थे, मैं भी चाहे उसमें इंक्लूड हूँ, हम लोग बहुत ज़्यादा फॉन्ड थे, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे कॉमिक्स के उस सेक्शन को, न्यूज़पेपर के उस कॉमिक सेक्शन को पढ़ने से। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कभी भी पुराना कोई आर्टिकल न्यूज़पेपर आपको अगर मिले तो उसमें पढ़ के देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होते थे वो स्टोरीज, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया कि वो जो कॉमिक सेक्शन था वो बच्चों को एकदम आउट ऑफ प्लेस ले गया, फर्स्ट। सेकंड हो गया हमारा पॉइंट की लेकिन अब ये तेजी से खत्म हो रहा है, सेकंड। थर्ड पॉइंट हो गया एस कि वो जो कॉमिक सेक्शन था हम लोग इतना इन्वॉल्व हो गए थे उसमें कि हम उस कॉमिक सेक्शन को ज़रूर पढ़ते थे। और फोर्थ हो गया कि ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि एक भी दिन हमारा उस सेक्शन को पढ़े बिना नहीं गुजरता था। तो अरेंजमेंट बन रहा है PQSR। PQSR ऑप्शन डी इज करेक्ट।
द सर्ज इन इंडियाज डेली मीन रेनफॉल सिंस द लास्ट वीक ऑफ जून अगेन डैश द पुअर स्टेट ऑफ अर्बन इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर। बोल रहे हैं कि जो बढ़ोतरी हुई है इंडिया का डेली मीन रेनफॉल में पिछले हफ्ते जून से कंपैरिजन में, उसने दोबारा इस चीज को क्या कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है, इंकित कर दिया है, नजर में ला दिया है क्या, कि हमारा जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना पुअर है। डैश व्हीकल्स एंड केओस इन बिग सिटीज मेड हेडलाइंस। अब हो सकता है पानी में डूबे हुए व्हीकल्स बोल रहा हो, सबमर्ज्ड व्हीकल्स बोल रहा हो, ठीक है, कि व्हीकल्स जो है और जो केओस है, जो उथल पुथल मची हुई है बड़े शहरों में, उसने हेडलाइंस बनाई है। हाउएवर द डिस्ट्रप्शन इन स्मॉलर अर्बन सेंटर्स हैज प्रोबेबली बीन वर्स। लेकिन जो छोटे शहर हैं वहां पे जो स्थिति खराब हुई है, डिस्ट्रप्शन हुआ है, वो बहुत ही ज्यादा खराब है। इफ द इंफ्रास्ट्रक्चर in big cities is dash to deal with the monsoon emerging urban areas। तो बोल रहे हैं कि अगर बड़े शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से हो चुका है, फेल हो चुका है मॉनसून से लड़ने में, तो जो छोटे शहर हैं जो भी उभर के आ रहे हैं वहां पे तो ये प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी है। वहां पे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डजंट एग्जिस्ट, वहां पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। A highlight of census 2011 was the surge in urban settlements over the previous decade। बोल रहे हैं कि सेंसस 2011 में ये बोला गया था कि पिछले एक दशक में अर्बन सेटलमेंट्स बहुत तेजी से बढ़े हैं। द काउंट वॉज 7,933 अर्बन सेटलमेंट्स। बोल रहे हैं इसका आंकड़ा कितना था, 7,933 अर्बन सेटलमेंट्स जो है वो इंडल्ज हुए हैं, नए आए हैं। About 65% of these settlements didn't have a master plan। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि ये जितने भी सेटलमेंट्स नए हो रहे हैं इनमें कोई मास्टर प्लान नहीं था। मास्टर प्लान का मतलब है कि इनकी कोई बेसिक प्लानिंग नहीं थी। यहाँ प्लॉट काट दो, यहाँ प्लॉट काट दो, इधर जगह दे दो, इधर जगह दे दो, इधर अच्छा फिर नाली यहाँ से बना लेते हैं, बाद में सोच रहे हैं कि नाली यहाँ से बना, अच्छा इस घर की भी है तो इसको यहाँ पे मर्ज कर देते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे बनाया जाएगा तो फिर ये नाली कहाँ जाएगी, तो वो कोई प्लानिंग प्रॉपर है नहीं। तो बोले 65% जो है इन सेटलमेंट्स में कोई मास्टर प्लान नहीं है, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट इन 2021। ये किसने कहा, नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई 2021 में उसने कहा। Moreover, almost half of them continue to be governed as rural entities। और बोल रहे हैं इनमें से ज्यादातर जो है वो अभी भी एक रूरल सेक्टर की तरह ही काम कर रहे हैं, उनको वैसे ही चलाया जा रहा है। It's problematic because urban India is not just a primary engine of economic growth, but it's where most of the future population growth is expected। बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अर्बन इंडिया का मतलब ये नहीं है कि वो केवल प्राइमरी इंजन नहीं है, वो एक मुख्य इंजन नहीं है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में ज्यादातर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इन्हीं एरियाज में होएगी। GOI estimated that urbanization contributed dash almost 60%। बोल रहे हैं GOI ने यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंदाजा है, अनुमान है कि अर्बनाइजेशन ने बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट 60% कंट्रीब्यूट किया है किसी चीज को ऑफ GDP। The almost 75% of population increase by 2036 will be on account of urban growth। और बोल रहे हैं जो लगभग 75% का population increase होने वाला है 2036 तक, वो urban growth के ऊपर ही based होगा। तो सबसे पहला क्या हो रहा है, The surge in India's daily mean rainfall since the last week of June again डैश द पुअर स्टेट ऑफ अर्बन इंडिया। अब इसने क्या किया है, हाईलाइट कर दिया है, या अगेन क्या किया है, अगेन मेकअप मीन्स की बनाना, कंप्राइज करना। ड्राइव अप का मतलब होता है इंक्रीज करना। एंड अप मीन्स कंक्लूड करना, और शोड अप मतलब सामने लाना, उजागर करना। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है उसने अगेन ये चीज साबित कर दी है, सामने ले आई है कि हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कितना खराब है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। डैश व्हीकल्स, अब कौन से व्हीकल्स, मरून का मतलब होता है एक ऐसी जगह पे स्टॉप हो जाना जहां से निकलना मुश्किल हो, पानी जगह जगह भरा हुआ है तो व्हीकल्स एक जगह पे खड़े हो गए, वहां से निकाल नहीं पा रहे हम लोग, तो मरून्ड व्हीकल्स एंड केओस इन बिग सिटीज। प्रिविलेज्ड का मतलब होता है जिसको खास तौर के अधिकार, खास तौर की सुविधाएं मिली हो। एक्सपोज्ड का मतलब होता है सामने प्रकट होना, और डिटरमाइंड का अर्थ होता है ठान लेना। तो यहाँ पे ना प्रिविलेज्ड व्हीकल्स है, ना एक्सपोज्ड व्हीकल है, ना डिटरमाइंड व्हीकल है, क्या है, मरून्ड व्हीकल।
इफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इन बिग सिटीज इज डैश टू डील विद, इज इनएडिक्वेट टू डील विद, ठीक है। इमोबिलाइज मतलब जो चल फिर नहीं सकता, जो बढ़ नहीं सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, ग्रो नहीं कर सकता। इनएडिक्वेट मतलब कि असमर्थ या अपर्याप्त। डेबिलिटेट का मतलब होता है कमजोर बना देना, और इनकैपेसिटेट का मतलब होता है असक्षम बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इनएडिक्वेट, अगर अर्बन शहरों का, बड़े शहरों का ही इंफ्रास्ट्रक्चर नाकाफी है, तो जो छोटे इमर्जिंग शहर हैं उनकी समस्या और ज्यादा बड़ी है, क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। GOI estimated that urbanization contributed dash almost 60%. अब क्या आएगा यहाँ पे? contributed to almost 60% of GDP. ऑप्शन सी इज करेक्ट। आज के सेशन में इतना ही। इस सेशन की PDF और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।